बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पैथोलॉजी के एक बहुत ही अहम तरीन टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही फेमस पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसके अक्सर पेशेंट हमें मिलते हैं, शाटिका। शाटिका, इसको कॉमन लैंग्वेज में लंगड़ी का दर्द भी कहा जाता है। पैथोलॉजिकली अगर हम इसकी डेफिनेशन करें, शाटिका की डेफिनेशन, तो शाटिका एक पेन है। शाटिका रेफर्स टू अ पेन दैट ट्रेवल्स along the path of the sciatic nerve। इस शाटिका को शाटिक न्यूराइटिस भी कहा जाता है। और जो कंडीशन है, जो डिजीज है शाटिका, शाटिका का मतलब होता है कि ऐसा पेन। Sciatica may be simply defined as a pain that travels, जो पेन ट्रेवल करता है along the path of the sciatic nerve। अब इस पेन को, इस डिजीज को समझने के लिए हमें sciatic नर्व को पहले देखना होगा कि sciatic नर्व क्या है और इसका ओरिजिन क्या है, इसकी एनाटॉमिकल लोकेशन क्या है। जैसा हमें पता है कि हमारी स्पाइनल कार्ड डिफरेंट स्पाइन से मिलकर बनती है, जिनमें सर्वाइकल स्पाइन्स, जहाँ से हमारी नेक को, अपर बॉडी को नर्व सप्लाई हो रही होती है। थोरेसिक स्पाइन्स जो हमारे अपर बैक के, अपर कमर के मोरे होते हैं। फिर लंबर स्पाइन्स जो हमारी लोअर बैक के मोरे होते हैं। उसके बाद सैक्रल स्पाइन्स एटसेट्रा। ये जो शाटिक नर्व है, ये बेसिकली 5 छोटी नर्व्स का मजमुआ है। 5 स्मॉल नर्व्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम, ये जो हमारी स्पाइनल कार्ड है, जो हमारी स्पाइनल कार्ड है और इसके मुख्तलिफ स्पाइन्स हैं। जैसे मैंने कहा, फर्ज करें सर्वाइकल स्पाइन्स, थोरेसिक स्पाइन्स, उसके बाद लंबर स्पाइन्स। लंबर स्पाइन्स, तो लंबर स्पाइन्स डॉक्टर साहबान L1, L2, L3, L4, L5, ये 5 लंबर स्पाइन्स कहलाते हैं, जहां पर डिस्क, वर्टेब्रा और इंटरवर्टेब्रल डिस्क, दोनों वर्टेब्रा के दरमियान एक डिस्क होती है और उस डिस्क के दरमियान में से स्पाइनल कैनाल होती है, जहां से ये नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं। अब नंबर के 5 स्पाइन हैं, L1, L2, L3, L4, L5। इसके बाद सैक्रल स्पाइन शुरू हो जाता है, S1, S2, S3, S4 एक्सेट्रा। फिर कोक्सीजियल के 1-2 होते हैं। ये जो शाटिक नर्व है, ये हमारे लंबर और सैक्रल स्पाइन्स, लंबर और सैक्रल स्पाइन्स, यानी तकरीबन L3, L4, L5, यहाँ से 2 नर्व्स निकलती हैं, ये L3 और L4 के दरमियान से, और एक L4 और एक L5 के दरमियान से। फिर इसी तरीके से S1, S2, S2, S3, S3, S4, तो ये 5 छोटी छोटी नर्व्स स्पाइनल कार्ड से निकलने के बाद आगे लंबोसैक्रल प्लेक्सिस, लंबोसैक्रल प्लेक्सिस, इसको आप एक जंक्शन समझ लें, जैसे ट्रांसफार्मर होता है। लंबोसैक्रल प्लेक्सिस पे आकर आपस में ज्वाइन करती हैं और कन्वर्ट हो जाती हैं एक मेजर नर्व में, जिसको शाटिक नर्व कहा जाता है। एक मेजर नर्व में, जिसको शाटिक नर्व कहा जाता है। शाटिक नर्व इज द लॉन्ग नर्व ऑफ ह्यूमन बॉडी। इंसानी बॉडी की सबसे लंबी तवील नर्व जो है वो शाटिक नर्व है, जो यहाँ बैक से छोटी छोटी ओरिजिनेट होने वाली 5 नर्व्स का मजमूआ है।
और हमारे पूरी लोअर लिम्ब को सप्लाई होती है, यानी कमर से ओरिजिनेट होकर हिप जॉइंट्स, हिप मसल्स, फिर थाइज, फिर लेग्स, और वो फुट तक, पाँव की उंगलियों तक ये नर्व जाती है। और जाती किस साइड से है? ये लेटरल साइड से। लेटरल साइड से एक तो हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट होता है तो अंदर वाला होता है, दैट इज कॉल्ड मीडियल, दैट इज कॉल्ड लेटरल। तो ये लेटरल पार्ट पे जाती है, दोनों टांगों में, दोनों लोअर लिम्स में। तो शैटिक नर्व बाइलेटरल नर्व है, यानी इसके पेयर्स है, एक राइट को ओरिजिनेट होगा, इसी तरीके से एक लेफ्ट को ओरिजिनेट होगा, यानी एक राइट टांग में सप्लाई हो रही है और एक लेफ्ट टांग में सप्लाई हो रही है। दिस इज कॉल्ड शैटिक नर्व। थोड़ी सी इसकी एनाटॉमिकल लोकेशन, नंबर रीजन, सैक्रल रीजन्स। L3, L4, L5 के दरमियान में से दो छोटी नर्व्स ओरिजिनेट हो रही हैं, S1, S2, S3 के दरमियान से तीन नर्व्स ओरिजिनेट हो रही हैं, दो नंबर, तीन सैक्रल नर्व्स आगे लंबोसैक्रल प्लेक्सस पे आके एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं और कन्वर्ट हो जाती हैं, मिक्स करके एक बड़ी मेजर नर्व बना लेती हैं, विच इज कॉल्ड शैटिक नर्व। और फिर वो शैटिक नर्व दोनों जानिब से, राइट और लेफ्ट दोनों जानिब से हमारी लोअर लिम्स यानी हिप से लेकर फुट तक सप्लाई होती है और बॉडी के मुख्तलिफ हिस्से को सेंसेशंस और कमांड्स देती हैं। एनाटॉमी के बाद अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें, ये एक मिक्स्ड नर्व है। मिक्स्ड नर्व, मिक्स्ड का मतलब ये है कि सेंसरी प्लस मोटर। इसके दो फंक्शन हैं, सेंसरी प्लस मोटर कमांड, यानी जिस जिस एरिया को ये सप्लाई हो रही है वहां से सेंसेशंस लेकर, वहां से सेंसेशंस को कन्वे करती है स्पाइनल कॉर्ड यानी लंबोसैक्रल स्पाइन तक, और लंबोसैक्रल स्पाइन से मोटर कमांड लेकर कि लेग को मूव करना है, किसी पार्ट को कंट्रोल करना है, उसकी मूवमेंट करानी है, जो भी फंक्शंस हैं, तो तमाम मूवमेंट्स और सेंसेशंस, तमाम कमांड्स ये फंक्शन कर रही होती है हमारी शैटिक नर्व, यानी पूरे उस एरिया की सेंसेशंस को अपने मरकज तक पहुंचाना और मरकज से कमांड्स लेकर उस लिम्स तक पहुंचाना। एनाटॉमी और ब्रीफ सी फिजियोलॉजी के बाद अब हम इसकी देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी कि इसमें जब प्रॉब्लम आती है तो क्या आती है। अक्सर जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो इसकी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं कि हमें ये पेन हो रहा है। तो डॉक्टर साहब चूंकि ये दो दो वर्टेब्रा के दरमियान में से नर्व्स निकलती हैं, जैसे मैंने कहा दो वर्टेब्रा के दरमियान में से, तो उन वर्टेब्रा के दरमियान में इंटरवर्टेब्रल डिस्क लगी होती है, इंटरवर्टेब्रल डिस्क, और उसके दरमियान में से फिर स्पाइनल कैनाल, स्पाइनल कैनाल्स, वहां से ये नर्व्स गुजर रही होती है, ओरिजिनेट हो रही होती है। तो अक्सर और बेशतर जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क है उसके अंदर तीन चार किस्म की चेंजेस आ जाती हैं जो अक्सर आपको एमआरआई वगैरह में मिलती हैं। डिस्क हर्निएशन, यानी डिस्क अपनी जगह से उसका हर्निया हो गया है, वो प्रोट्रूड कर गई है। डिस्क बल्जिंग, मिलते जुलते अल्फाज हैं सारे, डिस्क हर्निएशन, डिस्क बल्जिंग, डिस्क प्रोलैप्स, डिस्क डीजेनरेशन। बाज़ औक़ात लिखा होता है कि देयर आर द एज रिलेटेड डिस्क डीजेनरेटिव चेंजेस। डिस्क डीजेनरेशन, डिस्क बल्जिंग, डिस्क प्रोलैप्स, डिस्क हर्निएशन, बोन्स पर, बोन्स पर डिस्क का एक पोर्शन होता है जिसको लेमिना कहते हैं, तो लेमिना बाज़ औक़ात ओवर ग्रो कर जाती है ये बोन्स, इसको हम कहते हैं बोन्स पर, यानी हड्डी थोड़ी सी बढ़ जाती है बोन्स पर। अच्छा, इन चार पांच कंडीशंस में से जो भी कंडीशन हो, रिजल्ट ये निकलेगा कि जो स्पाइनल कैनाल है, जो स्पाइनल कैनाल है वो नैरो हो जाती है, उसके अंदर स्टीनोसिस, वो तंग हो जाती है। एमआरआई में हमें रेडियोलॉजी बता रही होती है कि स्पाइनल कैनाल में कितनी स्टीनोसिस है या नहीं है। जब स्पाइनल कैनाल
यानी दोनों तरफ तो वर्टेब्रा हैं और डिस्क है, दरमियान में सिर्फ स्पेस है थोड़ी सी, जिसमें से एक बस धागे गुजरने की जगह है। तो अगर वो डिस्क बल्ज कर जाती हैं या हर्निएट हो जाती हैं तो लाजमन स्पाइनल कैनाल तंग हो जाएगी। जो ही वो तंग होती है तो इन नर्व्स पर प्रेशर पड़ता है, इन नर्व्स पर प्रेशर पड़ता है। आमतौर पर प्रॉब्लम भी इन्हीं स्पाइन्स में आती है, L4, L5, L5, S1 में ज्यादातर, क्योंकि यहीं से हमारी कमर बैंड होती है। तो अगर इसमें डिस्क बल्जिंग है या डिस्क हर्निएशन है या डिस्क प्रोलैप्स है तो क्या होगा कि वहां पर स्पाइनल कैनाल्स नैरो हो जाएगी, तंग हो जाएगी, और वहां से गुजरने वाली नर्व्स पर प्रेशर पड़ेगा। जब प्रेशर पड़ता है तो जिस शार्टिक नर्व्स आगे लंबोसेक्रल प्लेक्सस से गुजरने के बाद पूरी टांग में से जहां जहां से गुजरती है वहां वहां पेशेंट को पेन महसूस होता है, पेन महसूस होता है। अब इसकी साइन एंड सिम्टम्स मेनली यही है कि कुछ लोगों को माइल्ड पेन होता है, कुछ को मॉडरेट होता है, कुछ को बहुत सीवियर होता है, कुछ को पेन के साथ साथ नम्बनेस, यानी उसको उनको ऐसे लगता है जैसे टांग सुन हो रही है। वो सुन क्यों होती है कि जितना नर्व्स पर ज्यादा प्रेशर होगा, फिर नर्व्स पेन के साथ साथ नर्व्स पर इतना प्रेशर होता है कि वो वहां से प्रॉपर सेंसेशन को भी कैरी नहीं कर पाती। जब सेंसेशन को कैरी नहीं कर पाती तो मरीज को नंबनेस महसूस होती है, यानी सुन होना। ये तमाम इसकी साइन एंड सिम्टम्स हैं। अगर हम इसके रिस्क फैक्टर को देखें, रिस्क फैक्टर में इसका सबसे पहले तो एज है। एज, एज यानी उम्र के साथ साथ चेंजेस आती हैं। एज, एज रिलेटेड चेंजेस। एमआरआई अक्सर पेशेंट्स के जो 50-60 ईयर से अबव होते हैं उनमें रेडियोलॉजिस्ट एक लफ्ज लिखता है कि एज रिलेटेड डिस्क डिजनरेशन या एज रिलेटेड चेंजेस इसमें आ रही हैं। दूसरा एक बड़ा फैक्टर इसमें ओबेसिटी भी है। ओबेसिटी यानी मोटापा, ओबेसिटी। अगर मरीज का वजन बहुत ज्यादा है, वजन बहुत ज्यादा है तो उसका ऊपर वाली बॉडी का प्रेशर उसके स्पाइन्स पर पड़ता है और वहां ये प्रॉब्लम आ जाती है, ओबेसिटी। तीसरा है ऑक्यूपेशन। कुछ लोगों का काम ऐसा होता है कि उनको झुक के काम करना पड़ता है, पोस्चर, यानी जॉब्स दैट रिक्वायर्स ट्विस्टिंग द बैक। कुछ लोगों की जॉब का तकाजा ये होता है कि उनको ज्यादातर झुकना पड़ता है, या जैसे मोस्ट प्रोबेबली हमारे एशिया में खवातीन घर के काम ज्यादा करती हैं तो वो झुक के करती हैं, झाड़ू देना, बाज़ वक़्त खेती बाड़ी भी करती हैं, तो झुक के काम ज्यादा करना ये जो है ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन। A job that requires twisting the back, carrying heavy loads और driving a motor vehicles, या वो ड्राइवर जो लंबे सफर पर एक ही पोस्चर में ड्राइव करते रहते हैं। तो ये तमाम चीजें रिस्क फैक्टर हैं। प्रोलॉन्ग सिटिंग, प्रोलॉन्ग सिटिंग ये रिस्क फैक्टर हैं। एज, ओबेसिटी, ऑक्यूपेशन, प्रोलॉन्ग सिटिंग, या फिर कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन हैं जैसे डायबिटीज मेलिटस, वो जस्ट इस नर्व्स को डैमेज कर सकती है। डायबिटीज मेलिटस, this condition which affects the way the body uses blood sugar, increase the risk of nerve damage. डायबिटीज मेलिटस नर्व डैमेज का रिस्क पैदा कर सकती है। प्रोलॉन्ग सिटिंग, ऑक्यूपेशन, ओबेसिटी, एज, ऑल दीज आर द रिस्क फैक्टर्स। इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है? इसकी डायग्नोसिस क्लिनिकली भी है, यानी कि वो पेशेंट को पता चले मेरी टांग में एक साइड पे एक धागे की माने ऐसे लोअर लिम्ब में, लोअर लिम्ब में एक धागे की माने पेन होगा, यानी कमर से लेकर बिल्कुल पांव की, फुट की एक्सट्रीमिटीज तक एक पेन चलता रहता है। क्योंकि हम इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था ना, द पेन दैट ट्रेवल्स अलोंग द पाथ ऑफ द sciatic nerve, a pain that travels along the path of the sciatic nerve। ये sciatic nerve जहां जहां से गुजर रही है वहां वहां पेशेंट को पेन महसूस होगा, नंबनेस की कंप्लेंट करेगा, इसके साथ उसको बाजू का फंक्शन करने में प्रॉब्लम आ रही होती है। ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है। लैब डायग्नोसिस में मेनली हम एक्सरे भी करा सकते हैं,
बोन्स का, ताकि बोन्स की कंडीशन देखी जा सके, स्पाइनल बोन्स की। MRI इज द बेस्ट tools, is the best image for diagnosis of sciatica। MRI हम, जैसे मैंने कहा कि इसके नीचे जो कंफ्यूजन आ रही होती है, वहाँ रेडियोलॉजिस्ट में बता रहा होता है कि इसके कौन कौन से वर्टेब्रा में मसला है। मसलन L4 L5 में है, L5S1 में डिस्क बल्जिंग है, डिस्क डिजनरेशन है, डिस्क प्रोलैप्स है, डिस्क हर्निएशन है, वो हमें MRI दिखा रहा होता है। इसकी डायग्नोसिस क्लिनिकल डायग्नोसिस साइन एंड सिम्टम से, या फिर लैब डायग्नोसिस होती है MRI से। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें, क्लासिफिकेशन की, टाइप्स की, तो इसमें 4 मेन क्लासेस आती हैं। इस पेन की 4 मेन क्लासेस बनती हैं। एक होती है अक्यूट, जैसे मरीज ने कोई भारी लोड ऐसा काम किया तो उसको अचानक अक्यूट पेन शुरू हो गया, अक्यूट। एक होता है क्रॉनिक, इसमें पेशेंट हमें बताते हैं कि मुझे काफी अरसे से ये पेन है, काफी अरसे से मुझे ये प्रॉब्लम चल रही है, अक्यूट क्रॉनिक। एक होता है बाइलेटरल, बाइलेटरल यानी दोनों जानिब, उसको दोनों जानिब जो है वो पेन होता है, दाई जानिब भी और बाएं जानिब भी। अक्यूट, क्रॉनिक, बाइलेटरल। और एक होता है विद नमनेस, पेन के साथ साथ बहुत ज्यादा मरीज को टांग सुन होना महसूस होती है। इसकी 3-4 कैटेगरी हो जाती है, अक्यूट, क्रॉनिक, बाइलेटरल और नमनेस। अगर हम इसकी मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की बात करें तो एलोपैथिक मोड ऑफ सिस्टम में पेन किलर, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी जो है वो न्यूराइटिस मेडिसिन का इस्तेमाल कराया जाता है मेडिकेशन में। और एक बहुत ही मशहूर सर्जिकल प्रोसीजर है जिसको लेमिनेक्टमी कहा जाता है, लेमिनेक्टमी। बेसिकली जैसे मैंने कहा कि वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क में जो बोन्स होती है, जो एक प्लेट होती है जो बढ़ जाती है, जिसकी ग्रोथ हो जाती है, दैट इज कॉल्ड लेमिना, लेमिना। बाद आप उस लेमिना, लेमिना के थोड़े से पोर्शंस को रिमूव करना पड़ता है सर्जिकली, सर्जिकली रिमूव सर्टन पोर्शन ऑफ लेमिना इज कॉल्ड लेमिनेक्टमी। तो अक्सर आपने देखा होगा कि डॉक्टर कह रहे होते हैं कि इसके मोरों की सर्जरी करनी होगी, मोरों का ऑपरेशन करना होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली लेमिनेक्टमी का प्रोसीजर होता है, लेमिनेक्टमी की, जिसमें एक्स्ट्रा लेमिना, लेमिना को थोड़ा सा रिमूव करना पड़ता है। जब लेमिना को रिमूव किया जाता है तो स्पाइनल कैनाल थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। जो ही स्पाइनल कैनाल थोड़ी रिलैक्स होती है तो जो नर्व पर प्रेशर पड़ रहा होता है वो रिलीज कर जाता है, और नर्व पर जब प्रेशर रिलीज करता है तो उसकी पेन सबसाइड हो जाती है। लेमिनेक्टमी, लेमिना की रिमूवल को कहते हैं। इससे स्पाइनल कैनाल जहां से नर्व गुजर रही है वो थोड़ा रिलैक्स कर जाएंगी, उन पर जो प्रेशर है वो हट जाएगा और नर्व क्या हो जाएगी, रिलैक्स कर जाएगी और पेन उसका सबसाइड हो जाएगा, लेमिनेक्टमी। अगर हम इसकी होम्योपैथिक मोड ऑफ सिस्टम की बात करें तो जाहिर है क्योंकि हमारा होम्योपैथिक सिस्टम होलिस्टिक अप्रोच पे, होम्योपैथिक होलिस्टिक अप्रोच पे बेस कर रहा होता है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पे बेस कर रहा होता है, इंडिविजुअलाइजेशन पे बेस कर रहा होता है, न्याज्म पे बेस कर रहा होता है, केस हिस्ट्री पे बेस कर रहा होता है। इसमें कॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉज। अक्सर पेशेंट या तो ट्रामा की काज लेके आते हैं कि उनको जिंदगी में कभी इस जगह पर चोट लगी होती है, गिरे होते हैं, तो बाद में उसके रिजल्ट सामने आते हैं। या ओवर यूज, ओवर यूज तो तकरीबन काफी पेशेंट्स में होता है, जैसे मैंने कहा खवातीन में बिलखसूस, या जो ज्यादातर झुक के काम करने वाले लोग होते हैं जिन्होंने जवानी में बहुत ज्यादा झुक के काम किया होता है। तो ओवर यूज या ट्रामा, इन दो काजेस की बुनियाद पर हम आर्निका मोन्टेना, अपनी जो हमारी मेडिसिन है आर्निका
मोंटेना और निका मोंटेना को हम याद रखेंगे। जब काज हमें मिलेगा ट्रॉमा या ओवर यूज, तो इसलिए इस आर्निका की एक आज हाइपोटेंसी 1 mcm की डोज आप लाजमी स्टार्ट में दे दें, क्योंकि ओवर ट्रामा न भी हो तो ओवर यूज में तो सारे पेशेंट आ रहे होते हैं। दूसरी डॉक्टर साहबान एज फैक्टर, एज जैसे मैंने कहा अबव 60 एज फैक्टर, इसमें एमआरआई हमें बता रहा होता है कि देयर आर एज रिलेटेड डिजेनरेटिव चेंजेस, डिस्क डिजेनरेटिव चेंजेस एज रिलेटेड, यानी उनकी डिस्क के अंदर डिजेनरेटिव प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है, स्पाइन्स में डिजेनरेटिव प्रोसेस। सिफलिनियम, यहां पर मियाज्मेटिक काज भी आएगा, सिफलिनियम, सिफलिनियम, सिफिलिस, सिफलिनियम बहुत बड़ी मेडिसिन है डिजेनरेशन की, डिजेनरेशन की। इसी तरीके से अगर बोन्स पर है, जैसे मैंने कहा लेमिना बड़ा हुआ है, बोन्स पर है, स्पर की सूरत में, बोन स्पर की सूरत में रेस्टॉक्स, रेस्टॉक्सिकोडेंड्रॉन और कैल्केरिया फ्लोर को हम याद रखेंगे। रेस्टॉक्सिकोडेंड्रॉन और कैल्केरिया फ्लोर को हम मद्देनजर रखेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं सेंसेशंस और पेन्स पर, सेंसेशंस और पेन्स पर। क्योंकि स्पाइनल कार्ड बहुत ज्यादा नर्व रिच एरिया है, नर्व रिच एरिया, बहुत ज्यादा नर्व है। जैसे मैंने कहा कि 5 छोटी छोटी नर्व्स ओरिजिनेट होकर आगे शातिक नर्व बनाएंगी। अब आप अंदाजा लगाएं कि 5 नर्व्स इस एरिया से जनरेट होकर आगे शातिक नर्व बनाएंगी। तो हमें मटीरियल मेडिका में पता है कि जहाँ पर बहुत ज्यादा नर्व रिच एरियाज होता है वहां पर हाइपेरिकम, अगर नर्व पर प्रेशर है या नर्व की इन्फ्लामेशन है, न्यूराइटिस है, तो हाइपेरिकम, 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 इसका पूरा नाम है परफोरेटम, हाइपेरिकम परफोरेटम, हाइपेरिकम परफोरेटम। हम इस पेशेंट को याद रखेंगे, बड़ा इसका आसान होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, यानी इंशाल्लाह इससे काफी पेशेंट्स जो है वो रिलीफ मिलता है। अगली मेडिसिन हम स्पेशली पेन पर सिलेक्ट करते हैं, करेक्टर ऑफ द पेन्स, करेक्टर्स ऑफ द पेन्स एंड मोडालिटीज पर, करेक्टर ऑफ द पेन्स। अगर मरीज ये कहे कि मैं जब काफी देर बैठने के बाद उठता हूं तो मेरी फास्ट मूवमेंट मुश्किल होती है, मेरी फास्ट मूवमेंट मुश्किल होती है, उसके बाद मैं जूं जूं चलना शुरू करता हूं तो मैं बेहतर हो जाता हूं। फास्ट मूवमेंट, अक्सर मरीज आपको आके क्लिनिक पे कहते हैं जी मेरी पहली मूवमेंट बहुत मुश्किल होती है, उसके बाद फिर मैं बेहतर हो जाता हूं। रेस्टॉक्सिकोडेंड्रॉन, रेस्टॉक्सिकोडेंड्रॉन the best medicine, and there will be painful, first step will be painful, उसके बाद पेशेंट फील्स अमेलियोरेशन, रिलैक्स। अगर पेशेंट ये कहे कि कोई भी मूवमेंट मेरे लिए मुश्किल है, वर्स बाय स्लाइटेस्ट मूवमेंट, थोड़ी सी हरकत से भी मुझे बहुत ज्यादा पेन होता है, तो यहां पर आ जाएगी ब्रायोनिया एल्बा, ब्रायोनिया एल्बा, ब्रायोनिया एल्बा। वर्स बाय स्लाइटेस्ट मूवमेंट, थोड़ी सी हरकत से भी दर्द बढ़ जाता है, ब्रायोनिया एल्बा। अच्छा जी, पेन हो गई, काज हो गया, काज के बाद ये काज में हम ट्रामा, ओवर यूज, एज, बोन स्पर को देखेंगे। पेन्स के करेक्टर में हम देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप मुश्किल है या वर्स बाय ईच मूवमेंट। उसके बाद एक मोडालिटीज पे 2 मेडिसिन को हम कंसिडर करते हैं, मोडालिटीज पे। अक्सर पेशेंट हम ये कहते हैं कि शटीका के पेन यानी टांग को जब मैं कपड़े से बांधता हूँ, प्रेशर देता हूँ, प्रेशर से कपड़े से बांधूंगा जो मुझे अमाइलोरेशन होती है, मुझे पेन में रिलैक्स मिलता है। या वार्मथ एप्लीकेशन, गर्म टकोर से, वार्मथ एप्लीकेशन, इससे मुझे रिलीफ मिलता है। गर्म टकोर से या कपड़ा बांधने से, कोई प्रेशर देने से, जैसे दबाने से, दबाने से, कपड़ा बांधने से, प्रेशर देने से रिलीफ मिले, और वार्मथ से,
तो दो मेडिसिन को हमने देखा होता है, कोलुसिन और मैगफास। मैगफास, मैग्नीशियम फास्फेट, कोलुसिन और मैगफास। मैगफास वैसे बहुत बड़ी नेवल्जिया की मेडिसिन है। अगर ये दो मोडेलिटीज हमें मिल रही है तो कोलुसिन और मैगफास। और कोलुसिन वैसे राइट सियाटिका के लिए भी अच्छी मेडिसिन है, राइट सियाटिका के लिए। इसी तरीके से अगर हमें सिम्टम्स में नमनेस मिल रही है, नमनेस, मरीज के अंदर बहुत ज्यादा नमनेस आ रही है, सुन होना, वो कहते हैं जी मेरे टांगें सुन हो जाती हैं, नमनेस, तो वहां हम कास्टिकम और नेफाइलम, GNAPHAL, नेफेलम, ने नेफेलियम पॉलीसेफेलम, पूरा नाम इसका नेफेलियम पॉलीसेफेलम। नेफेलियम जो हम जिसम के जी से स्टार्ट होती है, नेफेलियम पॉलीसेफेलम, इसको हम याद रखेंगे। और कास्टिकम बिलखसूस लेफ्ट लेफ्ट सियाटिका में, जैसे मैंने कहा कोलुसिन को हम राइट में देते हैं, कास्टिकम को मोस्ट प्रोबेबली हम लेफ्ट में देते हैं। ये 5-6 मेडिसिन, 7 मेडिसिन के अंदर ही तकरीबन सियाटिका का केस हमारा फॉल कर रहा होता है। जैसे मैंने कहा आर्निका मोन्टेना, रेस्ट टॉक्सिकोडेंड्रॉन, हाइपेरिकम, कोलुसिन, मैगफास, नेफेलम, कास्टिकम, इन 5-7 मेडिसिन से पेशेंट रिलीफ महसूस करता है। ये आज की मुख्तसर सियाटिका के बारे में गुफ्तगू थी। वैसे तो ये बहुत वसी टॉपिक है, लेकिन हमने इसको ब्रीफली ये देखा कि सियाटिका पेन क्या होता है, सियाटिक नर्व कहाँ से निकलती है, कहाँ से गुजरती है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, इसका फंक्शंस क्या होता है, इसकी मैनेजमेंट एलोपैथिक में क्या है, इसकी मैनेजमेंट होम्योपैथिक में क्या है। थैंक यू।